गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। भूगोल में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय के अंतर्गत मैंने दूसरा अध्याय का पहला क्लास ले लिया था। आज हम दूसरे अध्याय का दूसरा क्लास लेने के लिए आया हूं। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे अध्याय का शीर्षक हम लोग दे देंगे। शीर्षक जो प्यारे बच्चों हमारा था वह था विश्व जनसंख्या। ठीक है, कॉपी में शीर्षक लिख लीजिए, जनसंख्या। ठीक है, हमारा दूसरा जो अध्याय है जिसका शीर्षक विश्व जनसंख्या के अंतर्गत मैंने आप सभी को बताया था हमें क्या पढ़ना है। हमें वितरण के संदर्भ में पढ़ना है, वितरण। ठीक है, फिर घनत्व, ठीक है, और वृद्धि के बारे में पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और वृद्धि के बारे में पढ़ना, अर्थात इन तीनों पॉइंट को पढ़ेंगे। हमारा जो दूसरा अध्याय है यह दूसरा अध्याय भूगोल का समाप्त हो जाएगा। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को ये दूसरे अध्याय का जो विश्व जनसंख्या है इसके अंतर्गत मैंने आप सभी को पिछले क्लास में वितरण के बारे में आप सभी को बताया था। वितरण पॉइंट के अंतर्गत मैंने यह बताया कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महादेश में निवास करती है। कमेंट करके बताइए किस महादेश में निवास करती है। तो मैंने बताया था एशिया में। कितना प्रतिशत? तो 59.5%। ठीक है, आंकड़ा भी मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने बताया कि विश्व भर में सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया विश्व भर में सबसे ज़्यादा किस देश में अत्यधिक या सर्वाधिक जनसंख्या है, अर्थात विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है, मैंने ये भी बताया चीन का है। फिर उसके बाद भारत का आता है। कुल मिलाकर के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों का नाम मैंने बताया। मैंने मानचित्र के माध्यम से काफ़ी अच्छे से आपको वितरण पॉइंट को समझाया था। तो वितरण पॉइंट को आधा मैंने समझा दिया था, आधा जो पॉइंट था आधा हमारा पॉइंट आपको बच गया था। पॉइंट आधा वाला यह था कि किस प्रकार लोग निवास करते हैं, उनका क्या कारण है, कारण को आज हमें जानना है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग पॉइंट बनाइएगा। ठीक है, पॉइंट बना करके आप लोग लिखिएगा। आज का जो पॉइंट है वह है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने कल बताया था कि मैं आज यह बताने वाला हूं। आपका पॉइंट है जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है प्यारे बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपको बनाया जाता है। यह प्रश्न आपको ज़्यादातर दीर्घ में पूछे जाते हैं। ठीक है, लघु में नहीं पूछे जाते हैं, दीर्घ में ज़्यादातर यह प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारक का नाम बताए, किन्हीं 4 कारक का नाम बताए। यदि लघु पूछ दिया तो 2 कारक 3 कारक इस प्रकार से कारक पूछ लेता है। लघु रहेगा तो पॉइंट दे करके छोड़ देना है, दीर्घ रहेगा तो पॉइंट को डील कर देना है। ठीक है, समझ गए? तो प्यारे बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको अभी तक 1500 रुपये लग रहे हैं। 1 मार्च से यह फी 2000 रुपये हो जाएंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करना है और कॉल करके पेड कोर्स में ज्वाइन ले लेना है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। प्रश्न उत्तर में MVBA VBA चिन्हित किए जाएंगे। सिलेबस को अक्टूबर में समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिए जाएंगे। अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक संपूर्ण 5 विषय का फी मात्र 1500। ठीक है, 1 मार्च से 2000 रुपये हो जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेज करें। ठीक है, तो अब हम आते हैं पॉइंट पे।
हमारा जो पॉइंट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं? तो सबसे पहला हो सकता है भौगोलिक कारक। क्या हो सकता है? भौगोलिक कारक। सर्वप्रथम इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात यह कह रहा है कि किस प्रकार जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वह स्थान पर निवास करती है। अर्थात आप ही हैं, आप कैसे किसी जगह पर आप निवास करते हैं, कैसे रहते हैं। आज मान के चलिए पटना का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बिहार का जनसंख्या ज़्यादा है, तो किन किन कारण से बिहार का जनसंख्या इतना ज़्यादा हुआ है? मुख्य तौर पे यह कहता है कि लोग कैसे एक स्थान पर रहता है, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वह कारक निम्नलिखित हैं। इस प्रकार से आपको बताना है। आपको पहला कारक जो बताना है वह पहला कारक हो जाएगा भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक कारक कहिए या भौगोलिक स्थिति। पहला हो गया भौगोलिक कारक। ठीक है प्यारो, ठीक है प्यारे बच्चों, पहला कौन सा कारक हो गया? भौगोलिक कारक। अब देखिएगा, इस भौगोलिक कारक के अंतर्गत बहुत सारे लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, अब भौगोलिक कारक में तो बहुत सारा पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा। आप देखे होंगे अक्सर, ठीक है, कि भारत में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, भारत में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, सब शहर देखिएगा कि नदी के किनारे आपको स्थित है। कोई यमुना नदी, कोई गंगा नदी, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अब बिहार का शहर देखें ना, जितना भी बड़ा बड़ा शहर है सब नदी के किनारे, चाहे पटना हो, भागलपुर हो, ठीक है, मेरा समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, सभी देखिएगा नदी के किनारे प्यारे बच्चों आपको स्थित देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लोग जो है उस स्थान पे सबसे पहले रहना पसंद करते हैं जहां जल प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। क्या रहता है? प्रचुर मात्रा में उपस्थित। इसलिए भौगोलिक कारक के अंतर्गत क्या यह मेरा पहला कारक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल की आपूर्ति, अर्थात जहां जल रहेगा वहां मानव रहेगा। ठीक है, जहां जल रहेगा वहां मानव रहेगा, वहां मानव बसेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पहले के समय में देखिएगा तो आपका मोटर थोड़ी था, नहीं था, चापाकल थोड़ी था, नहीं था। जो भी लोग सिंचाई करते थे वो तो नदी के माध्यम से आपको है करते थे। तो जहां अब आप लोग गौर करिएगा कि जहां नदी रहेगा, नदी के किनारे कई गांव बसे रहते हैं। गांव इसलिए नदी के किनारे बस जाते हैं ताकि लोगों को सिंचाई करने में सुविधा होता है। इस नदी के पानी से लोग क्या करते हैं? तो सिंचाई करते हैं, तथा पानी से वे अपना भोजन तैयार करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, बहुत प्रकार का विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप आपको करते हैं। पहले के समय में चापाकल नहीं था, ठीक है, उसके बाद देखिएगा मोटर नहीं था, तो लोग नदियों के ही कारण डिपेंड आपको रहा करते थे। जहां नदी मिल गया लोग वहां रहना क्या कर देता था? तो प्रारंभ कर देता था। सबसे जो मुख्य तौर पे कारण था वह कारण यह था कि नदी से क्या होती है? तो सिंचाई होती है। आज भी देखिएगा तो उन क्षेत्रों में अत्यधिक कृषि होता है जिन क्षेत्रों में नदी आपको पाया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जल की उपलब्धता। आपूर्ति कहिए, उपलब्धता कहिए, बात बराबर है। ठीक है, जल की उपलब्धता। ठीक है, जल की उपलब्धता, ठीक है ना। जहां जल होगा वहां लोग होगा। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है, जल ही जीवन है। कहा है कि नहीं कहा है? जल ही क्या है? जल ही जीवन है। जहां जल रहेगा वहां लोग निवास करेगा ही करेगा। ठीक है, आप भी लोग एक पल के लिए सोच सकते हैं, जहां नदी रहता है तो सिंचाई करने में देखे होंगे कितना ज़्यादा सुविधा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाता है। इसलिए जहां जहां नदी आपको रहता है वहां वहां लोग बड़े पैमाने पर रहता है। जहां नदी नहीं होगा ना वहां लोग रहबे नहीं करता है, छोड़ देता है। जैसे देखिएगा राजस्थान जो है हमारा राज्य राजस्थान, वो जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा कोई रैंक नहीं आता है। ठीक है, तो क्या कारण है कि राजस्थान में ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं? क्योंकि वहाँ क्या है? जल की उपलब्धता कम है,
वहाँ रेगिस्तान ज़्यादा है, पठारी भाग ज़्यादा है, वहाँ देखिएगा पानी का अभाव है, यहाँ तक कि पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिलता है। ट्रक से पानी आता है, फिल्म उल्म में आप लोग देखे होंगे कि गोल टाइप का, जिसमें हम लोग ने क्या करते हैं, जैसे सुधा का दूध वाला जो गैलन होता है वो जाता है, वो लोग क्या करते हैं उसमें पानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, तो लोग जो है अपनी आवश्यकता का पूर्ति कर पाता है, उस पानी से खाना पीना बना पाता है। ठीक है, तो इसी कारण देखिएगा कि राजस्थान में लोग कम आपको निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ जल जो है वो उचित मात्रा में उपलब्ध आपको नहीं है, जितना आपको बिहार में आपको उचित मात्रा में उपलब्ध है, जितना उत्तर प्रदेश में है। इसलिए देखिएगा कि बिहार में ज़्यादातर नदी है। कितना नदी है? बहुत सारा नदी है, इसलिए बिहार का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। पूरे घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे पहला राज्य आता है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व है। ठीक है, यहाँ लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1200 लोग आपको रहते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक के कारक के अंतर्गत पहला कारक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो जल की उपलब्धता। ठीक है, अब दूसरा कारक क्या है ना हो जाएगा, दूसरा कारक हम लोग दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा कारक आपको हो जाएगा भू आकृति। भू आकृति। ठीक है, भू आकृति। अब देखिएगा भू आकृति कहिए या मैदानी क्षेत्र कहिए, अब दोनों का दोनों बात बराबर है। अब देखिएगा भू आकृति का सबसे बड़ा रोल होता है, क्या होता है? रोल होता है। जहाँ पठारी होता है, जो क्षेत्र पठारी क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में लोग निवास नहीं करते। पठारी का कहने का मतलब है इस प्रकार से पर्वत उठा है। ठीक है, यहाँ जहाँ पर्वत ज़्यादा होता है, पठारी भाग आपको ज़्यादा होता है, श्रृंखला टाइप का, वहाँ लोग ज़्यादा निवास नहीं करता है। क्या करता है? तो ज़्यादा लोग वहाँ निवास नहीं करता है, क्योंकि लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ का जो भूमि होता है वह खुला मैदानी होता है, यानी समतल होता है, मैदानी होता है, तो लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ही बताइए, आप इस पहाड़ पर, इस पठार पर रहना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि इस पठार में पहली बात खेती युक्त कोई भूमि नहीं, खेती युक्त भूमि है, खेती युक्त भूमि नहीं है, तो आप खेती कहाँ से कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा तो आप यहाँ नहीं रहिएगा। इस पठारी भाग में जल का अभाव रहता है, तो जिस कारण आप यहाँ रहिएगा, जिस कारण आप यहाँ नहीं रह पाइएगा। और पठारी भाग इतना ऊंचा हो जाता है कि लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते, उबड़ खाबड़ आपको रहता है, यातायात में काफ़ी कठिनाई आपको होता है। तो इस कारण भू आकृति जो होता है, भू आकृति सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है एक जनसंख्या को प्रभावित करने में। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि जो खुली मैदान जो होता है, खुला मैदान जो क्षेत्र होता है, समतल क्षेत्र होता है, वहाँ जो लोग हैं वहाँ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यदि हम आपको बात करें भू आकृति के भी अंतर्गत देखिएगा कि जो रेगिस्तान, जो आपको रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है। अब आप कहिएगा कि सर समतल तो रेगिस्तान भी है, तो क्या वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। लोग वैसे जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। अब एग्जाम्पल के लिए रेगिस्तान का जो मिट्टी होता है, कैसा मिट्टी होता है? बलुआही मिट्टी होता है। क्या बलुआही मिट्टी में कभी खेती हो पाएगा? खेती नहीं हो पाएगा, इसलिए लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जो तीसरा पॉइंट जो आपको चली आता है, वो तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? यह हो जाता है जलवायु। ठीक है, अब जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है? ठीक है, देखिए जलवायु सबसे बड़ा अहम रोल होता है। सबसे अच्छा जलवायु हमको लगता है हमारा प्यारे देश भारत का। हमारे प्यारे देश भारत में देखिएगा ठंडा भी पड़ता है, गर्मी भी पड़ता है, दोनों पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठंडा भी पड़ता है, गर्मी भी पड़ता है, समय पर बरसात होता है। सबसे अच्छा एकदम मस्त हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ एकदम ठंडा ही ठंडा रहता है, एकदम ठंडा ही ठंडा, बर्फ। अंटार्कटिका महादेश के बारे में पिछली कक्षा में मैंने क्या बताया कि वह महादेश पूरा का पूरा बर्फ़ के चादर से क्या है? ढका हुआ है, बर्फ़ के चादर से ढका हुआ है। अब हम आपको कहेंगे कि जाइए अंटार्कटिका महादेश में रहिए, अब तो जाते के साथ ही कुल्फी बन जाइएगा, बर्फ़ बन जाइएगा, है कि नहीं? आपका तो मृत्यु हो जाएगा। क्या आप वहाँ रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। आप उस स्थान पर रहना पसंद करेंगे जो जहाँ का जलवायु आपके लिए क्या हो? आपके लिए उचित हो।
अर्थात आपके लिए क्या उचित होगा, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो जलवायु है, जलवायु काफ़ी ज़्यादा क्या, तो जलवायु आपका काफ़ी ज़्यादा महत्व आपको है ना रखता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, अंटार्कटिका महादेश में काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ता है, तो क्या वहाँ रहता है, नहीं रहता है, एक भी लोग आपको वहाँ आपको नहीं रहता। और भारत का जो मौसम है, जो जलवायु है, यह जलवायु काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, या ठंडा भी पड़ता है गर्मी भी पड़ता है। इसलिए जो भारत का जो जनसंख्या दिखेगा वो जनसंख्या सबसे ज़्यादा क्या है, तो प्यारे बच्चों सर्वाधिक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको अधिक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हो गया जलवायु पॉइंट। यदि और हम पॉइंटों की बात करें इसी के अंतर्गत, तो इसके बाद हो जाएगा मृदाएं। चौथा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मृदाएं। ये सभी आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लीजिए, ठीक है। मृदाएं, मृदाएं, मृदा मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। मृदा मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। जहाँ का जो मिट्टी प्यारे बच्चों उपजाऊ होता है, जहाँ का मिट्टी उपजाऊ होता है वहाँ लोग अत्यधिक मात्रा में रहना चाहते हैं। इसलिए रहना चाहते हैं चूँकि वो पर्याप्त मात्रा में कृषि कर पाते हैं। अब पर्याप्त मात्रा में कृषि कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो आजीविका है काफ़ी कैसा बीतेगा, बेहतरीन बीतेगा, ठीक है। अब मिट्टी ही उपजाऊ नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़ करके किसी ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ का मृदा क्या हो, तो जहाँ का जो भूमि हो वह भूमि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम भौतिक कारक में देखते हैं कि किस प्रकार यह जनसंख्या वितरण को क्या कर रहा है, तो प्यारे बच्चों आपको प्रभावित आपको कर रहा है। ये तो हमारा भौतिक कारक हो गया। इसके अलावा भी और भी सारा प्यारे बच्चों आपको कारक होता है, जैसे आर्थिक कारक। अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे आर्थिक कारक, ठीक है। अब आर्थिक कारक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है जनसंख्या को यह आर्थिक कारक आपको प्रभावित करता है, ठीक है। आर्थिक कारक ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आर्थिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है। अब आर्थिक में सबसे जो पहला जो प्रश्न जो आपको आता है वह आता है नगरीकरण, ठीक है। पॉइंट ब्लू कलर से लिख देते हैं ताकि आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देते हैं। नगरीकरण, नगरीकरण, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया नगरीकरण। अब देखिएगा कि नगर में क्या क्या विराजमान होते हैं। तो एक नगर में सब चीज़ का सुविधा देखने को मिलता है, जितना भी जो सुविधा है सारा का सारा सुविधा एक नगर में देखने को मिलता है। नगर में अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, अच्छे अच्छे अस्पताल होते हैं। उसके बाद रोजगार के लिए बड़े बड़े कारखाने होते हैं कि नहीं होते। ये जो तीनों चीज़ है क्या नगर में उपस्थित रहता है। नगर में क्या रहता है, नगर में अच्छा स्कूल अर्थात शैक्षणिक संस्था आपको रहता है, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा अस्पताल, ठीक है। उसके बाद रोजगार के लिए बड़े बड़े कंपनी होते हैं, फैक्ट्रियां होती है। तो खास करके यदि मैं इन तीनों की बात करूं तो क्या होता है, ये तीन आपको जनसंख्या वितरण को अत्यधिक आपको प्रभावित करता है। आप ही सोचिए, आप इंटर में मेरे पास अभी आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इंटर के बाद जब जनरल कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो अच्छी शिक्षा के लिए क्या पटना जाइएगा कि नहीं जाइएगा। तो क्या आपको ये नगरीकरण प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। आप पटना जाकर के फिर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद मान के चलिए आपको रोजगार के लिए जहाँ नौकरी होगा फिर आप वहाँ जाइएगा। तो रोजगार के लिए लोग नगर की ओर बढ़ते हैं। इलाज कराने के लिए देखिएगा कि बड़ा बड़ा जो बीमारी हो जाता है, बीमारी का जो इलाज कहाँ होता है, अस्पताल में। तो बड़ा बड़ा जो अस्पताल होता है कहाँ देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, वो आपको नगर में ही देखने को मिलता है। इसलिए जो जनसंख्या है वो नगर की ओर आपको बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है, ठीक है। अच्छी शिक्षा के सुविधा के लिए लोग नगर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
अच्छे रोजगार के लिए लोग नगर की ओर बढ़ते हैं, अच्छे इलाज के लिए लोग नगर की ओर बढ़ते हैं। और आप भी देखिएगा कि नगर में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वो पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार का बीमारी हुआ झट से जाकर के बगल में इलाज करा लिया, बाल बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल में दाखिला करा दिया, रोजगार के कई अवसर हैं। इस प्रकार लोग जो है वो नगर में जो जनसंख्या है, वो जो जनसंख्या बढ़ना क्या कर देता है, बढ़ना तो स्वतः ही प्रारंभ आपको कर देता है। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि एक नगर में घूमने के लिए भी कई लोग जाते हैं, जैसे मुंबई हो गया। मुंबई एक माया नगरी है, बड़ा बड़ा शहर है, वहाँ देखिएगा कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। कई लोग एक पर्यटन के भी दृष्टि से बड़े नगर की ओर क्या करते हैं, तो आपको रुख करते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते घूमने के लिए। अतः इस प्रकार जो है जो जनसंख्या वह क्या करती है, तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है। उसके बाद यदि मैं दूसरे की बात करूँ तो खनन क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों खनन, खनिज, वही खनिज संपदा, खनिज। ठीक है। देखिए अब देखिएगा जिन क्षेत्र में खनिज पाया जाता है, खनिज मतलब क्या, कुछ भी, जैसे जमशेदपुर में लोहा पाया गया, धनबाद में कोयला पाया गया, है कि नहीं। अब देखिएगा कि जहाँ कोयला निकला, जहाँ क्या निकला, लोहा निकला, तो फैक्ट्री आएगा, फैक्ट्री लगेगा, फैक्ट्री के माध्यम से क्या बनेगा, लोहा तैयार होगा। अब फैक्ट्री में नहीं हो तो 1000 आदमी क्या करेगा, 1000 आदमी काम करेगा। तो 1000 आदमी जो काम करेगा वो तो चाहेगा ना कि फैक्ट्री के बगल में हम अपना घर बना के रह लें, जिससे वो ज़्यादा परेशानी नहीं हो आने जाने में। इसलिए ऑटोमेटिक क्या है कि फैक्ट्री के आसपास क्या होगा, घर बनेंगे। घर जैसे ही 1000 से ज़्यादा बन गया, कस्बा बन गया। अब जैसे ही लोग यहाँ रहने लगे तो हर लोगों को ज़रूरत है किराना यानी राशन पानी का। ठीक है। तो दुकान खुलना क्या हो गया, स्वतः प्रारंभ हो गए। स्वतः आपका कपड़ा का दुकान, दवाई का दुकान, बहुत नाना प्रकार का दुकान खुलना क्या हो गया, ऑटोमेटिक खुलना प्रारंभ हो गया। इससे ये क्षेत्र एक देखिएगा नगर में तब्दील होता है कि नहीं तब्दील होता है, वो ऑटोमेटिक तब्दील हो जाता है। यहाँ लोग आकर के बसना क्या कर देते हैं, बसना आपको प्रारंभ आपको कर देते हैं। जैसे देखिएगा लोहा कहाँ पाया जाता है, तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर बड़ा शहर है कि नहीं, बड़ा शहर, एकदम बड़ा शहर है। उसी प्रकार देखिएगा कोयला भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, धनबाद में। अब धनबाद बड़ा शहर है कि नहीं, बड़ा शहर है, एकदम बड़ा शहर है। इस प्रकार ये जो आर्थिक जो कारक है, आर्थिक कारक के अंतर्गत नगरीकरण, खनिज, ये जनसंख्या को वितरण में अत्यधिक क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों अत्यधिक आपको प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे औद्योगिक कारक। ठीक है। औद्योगिक कारक आपको आते हैं, सामाजिक कारक आपको आते हैं। इसी तीसरे पॉइंट में आपको औद्योगिक कारक भी आपको है ना आ सकते हैं। ठीक है। औद्योगिक कारक, तीसरा पॉइंट हो गया औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके गांव की बात करता हूँ। आपका गांव एकदम गांव है, आपका जो घर है गांव में मेरा वीडियो बैठ करके देख रहे, बाई चांस उस गांव में एगो फैक्ट्री लग जाए, तो फैक्ट्री किसका, एगो कार का, मारुति सुजुकी कार का आपके गांव में क्या लग गया, फैक्ट्री लग गया। इस फैक्ट्री में तो नहीं हो तो 10,000 आदमी काम करेगा कि नहीं करेगा, काम करेगा। तो अपने आप क्या है कि 10,000 लोगों के लिए रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। तो सब लोग जाएगा, आपके गांव वाले से पूछेगा क्या आप रेंट पर लगाते हैं घर, गांव वाला कहेगा हाँ, तो वहाँ जा कर के रहेगा, बोलेगा नहीं। तो डिमांड को देख करके स्वतः गांव में घर बनाना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस कारण इस फैक्ट्री की वजह से लोग यहाँ आकर के बसना क्या कर देंगे, बसना प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहले वे लोग बसेंगे जो लोग इस फैक्ट्री में काम करते हैं। अब इस लोगों को तो चाहिए, सामान चाहिए, कपड़ा चाहिए, दवाई चाहिए, राशन का सामान चाहिए। तो अपने आप दुकान खुलना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। छोटा मोटा मॉल खोलना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका गांव एक शहर में क्या हो जाएगा, एक शहर में तब्दील हो जाएगा। तो तब्दील होने का मुख्य कारण क्या, औद्योगिकरण का होना। औद्योगिकरण के होने से जनसंख्या क्या करती है, तो आकर्षित हो जाती है। जनसंख्या ऑटोमेटिक उद्योग की ओर बढ़ती है अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अर्थात उनको रोजगार के अवसर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जब रोजगार को अवसर मिल जाते हैं तो लोग वहाँ रहना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है।
आप ही बताइए, आप हमसे पढ़ते हैं, पढ़ करके कर गए इंटर पास, क्या कर गए इंटर पास, और कहा गया एक गांव में नयका नयका मारुति सुजुकी का फैक्ट्री खुला है। वो कहा जो जो बच्चे इंटर पास किए 50,000 रुपया दे करके उनको हम जॉब दे रहे। तो आप उस जगह जाइएगा कि नहीं जाइएगा? एकदम जाइएगा। तो जिस कारण क्या हो गया कि जिस कारण उस क्षेत्र का जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो नगरीकरण को बढ़ावा देने में औद्योगिकरण का क्या है, तो बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो इसलिए देखिएगा कि जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण होता है वहाँ जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है। क्या करती है? तो प्यारे बच्चों, अत्यधिक आपको निवास करती है। तो ये रहा मेरा भौगोलिक कारक। दूसरा पॉइंट रहा मेरा आर्थिक कारक। इसके अलावा भी और भी सारा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं आर्थिक। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिए तीसरा। इस तीसरा पॉइंट को बस समझा करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हम आपको सामाजिक लेते हैं। क्या लेते हैं? सामाजिक। पहले सामाजिक लेंगे फिर आपको सांस्कृतिक लिखेंगे। मान के चलिए एक गांव है, इस गांव में ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग आपको मान के चलिए कि हिंदू हैं। क्या है? हिंदू हैं। इसमें से एक घर आपको हो गया मुस्लिम का। ठीक है, तो ये लोग ज़्यादा, जो मुस्लिम का जो घर है, ये ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उस स्थान पर चले जाएं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मुस्लिम का आपको बस्ती हो। ठीक है, तो इसलिए सामाजिक कारक आपको यह डिपेंड करता है। और इसे और यदि हम अच्छे से यदि हम समझना चाहें तो आप हिंदू का ही बात करते हैं। यहाँ पर हिंदू का घर है, सॉरी हिंदू नहीं, फॉरवर्ड का, जनरल का घर है। ठीक है, कोई सा भी जनरल का घर है, और इस जनरल के घर में 4-5 घर है दलित का। किसका है? दलित का। अब दलित का ये आरोप है कि जनरल लोग हमको सताता है। क्या करता है? सताता है, मारता है, पिटता है, बहुत तरह का बात होता है। इसलिए वे लोग मजबूरन इस स्थान को छोड़ करके वैसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ दलित की संख्या क्या होती है, तो अत्यधिक होती है। ठीक है, पहला पॉइंट सामाजिक में यह कारण रहा। इससे जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या को प्रभावित करती है। ठीक है, ये तो पहला कारक हो रहा। दूसरा कारक आपको यह है, ये तो सांप्रदायिक कारक आपका हो गया। ठीक है, सामाजिक के अंतर्गत यह सांप्रदायिक कारक हो गया। दूसरा कारक हो गया, आप देखिएगा कि किसी किसी क्षेत्र में गुंडागर्दी ज़्यादा होता है। जैसे बिहार का जो आपका बेगूसराय जो क्षेत्र है, खास करके मोकामा साइड, उधर देखिएगा कि छीना झपटी ज़्यादा होता है। तनी को पैसा आप कमा लीजिए, लोग आएगा रंगदारी टैक्स मांगने के लिए आपसे। तो आप कहिएगा कि जितना का हम कमाते नहीं है उतना का हमसे रंगदारी टैक्स मांगने के लिए आता है, और कहता है कि पैसा नहीं दोगे तो गोलियां मार देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप उस स्थान को छोड़ करके ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या करते हैं? खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस कारण देखिएगा तो इन कारणों से जनसंख्या में क्या होता है, तो आपको परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया सामाजिक आपको बातें। सामाजिक बातों में और भी आपको बात आता है, जैसे राजनीतिक गड़बड़ी। राजनीतिक गड़बड़ी के कारण यही सब आपको गुंडागर्दी होता है, जिस कारण वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि 90 के दशक में जब बिहार आपको जंगल राज आपको कहलाता था, तो अदर राज्य के लोग बिहार आना पसंद नहीं करते। तो उनका कहना था कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा गुंडा डकैत सब है, जाएंगे लूट उठ के मार करके हमको कहाँ फेंक देगा, कोई गारंटी आपको नहीं है। इसलिए बहुत लोग उस समय नहीं आते थे। ठीक है, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक वे कारक होते हैं जो आस्था के संदर्भ में होता है, जो धर्म से आपको रिलेटेड होता है। जैसे देखिएगा हरिद्वार हो गया, बनारस हो गया। बनारस लोग वहाँ क्या धार्मिक स्थल के कारण घूमने के लिए जाता है, देखने के लिए जाता है, माँ का दर्शन करने के लिए जाता है, जिस कारण यहाँ ऑटोमेटिक लोग बसना क्या कर देते हैं, तो प्यारे बच्चों प्रारंभ आपको कर देते हैं। इस प्रकार ये जो तीनों जो पॉइंट है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये तीनों का तीनों कारक आपको जनसंख्या को क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों तो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा लघु में। क्या आएगा? लघु में। यदि लघु में पूछेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को बताएं, तो आपको लिखना है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, और 3 को कारक का नाम लिख दीजिएगा। पहला भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। यदि दीर्घ में पूछेगा तो दीर्घ में तीनों लिख करके क्या कर देना है, डील कर देना। हालांकि हम आपको प्रश्न उत्तर तो कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों टाइम हम आपको देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है। टाइम आपको प्यारे बच्चों हो गया है आधा घंटा से ज़्यादा आपका है ना हो गया है। हालांकि आज हम आपको वृद्धि और विकास समझाने वाले थे, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा आपका समय है ना हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको वृद्धि और विकास काफ़ी अच्छे से समझा देंगे। वृद्धि समझा देंगे, विकास समझा देंगे, और उसके बाद प्रवास समझा देंगे, प्रवास के कारक आपको समझा देंगे। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर समझा देंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है, पूरे साल का मात्र 1500 रुपये अभी तक लग रहे हैं, 1 मार्च से 2000 रुपये हो जाएगा। इसलिए यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। धन्यवाद।